अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग वाला। उसका टॉपिक है एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से। इससे पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि ऐसी केमिकल फोर्स जो एटम्स या आइंस को आपस में हेल्ड टुगेदर रखती है, आपस में जोड़े रखती है, इसको हम केमिकल फोर्स कहते थे। बॉन्डिंग का मतलब अट्रैक्शन होता है कि जब हमारे पास एटम्स या आइंस आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो फोर्स के जरिए अट्रैक्ट होंगे वो केमिकल फोर्स, और जो अट्रैक्शन यानी कि उनमें बॉन्डिंग जो पाई जाएगी केमिकल इन्वॉल्वमेंट केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ये हमारे पास आती है बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं, काजिस क्या होती है केमिकल कॉम्बिनेशन की। हमें पता है कि जो 8th ग्रुप है नोबल गैसेस का जो ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एक्सेट्रा, इनके जो वैलेंस शेल है वो ऑक्टेट और डुप्लीट के तहत कंप्लीटली फिल हैं। ये स्टेबल होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इनके नतीजे में जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो रिएक्टिव होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी गेन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसके नतीजे में या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या वो गेन करते हैं और या वो शेयरिंग करते हैं और फिर वो एक अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं। और जो फोर्स जिस अट्रैक्ट यानी कि जिस फोर्स की मदद से वो जुड़े हुए होते हैं, जो हेल्ड टुगेदर होती है, वही हमारे पास केमिकल फोर्स है, वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन का ही बाइस बनती है। आज हम ये स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में कि जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनाने के दौरान एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक होता है, यानी कि एनर्जी रिलेटेड टू बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का क्या ताल्लुक है। हमारे पास हमें पता है कि टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है, जो हम टोटल एनर्जी की बात करें वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंट की वजह से होती है, जैसा कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में शेल है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये वाली जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोजीशन की वजह से एनर्जी, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो किस तरीके से होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक ही एलिमेंट के एटम के मिलने से बने। जैसे कि मैं कहता हूं सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे आपस में तो कॉम्बिनेशन करेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे क्लोरीन। ये एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के एटम के मिलने से जो बन रहे हैं वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। उनको हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरे हमारे पास होते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मिलने से बनते हैं। जैसे एक हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, एक मेरे पास क्लोरीन आ जाता है और ये बना रहे हैं HCl मिसाल के तौर पर। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मिलने से बनते हैं। जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मिलने से बनेंगे उन्हें हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बेसिकली होमोटॉमिक को लें या हेटेरोटॉमिक को लें, जब मॉलिक्यूल एटम के आपस में क्लोज आते हैं तो होता क्या है। सपोज स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि दो एटम आपस में क्लोज लेकर आ रहे हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के। जैसे एक तरफ हमारे पास क्या है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी हमारे पास हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का। ये भी हमने ले लिया है हाइड्रोजन का। इन दोनों को हम करीब लेकर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन है। जैसे कि हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम को आपस में क्लोज लेकर जब करीब लेकर आएंगे, इनमें एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस होगा, एक मखसूस डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस की वजह से ये जो हमारे पास जो एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी है और उसकी खास यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं।
याद रखना जब भी हम दो एटम को क्लोज लेकर आते हैं, किसी मॉलिक्यूल के एटम्स को आपस में क्लोज लेकर आते हैं, तो सपोज ये एक हाइड्रोजन का है और ये मेरे पास दूसरे हाइड्रोजन का है, तो इनके शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनके दरमियान एक मखसूस डिस्टेंस मौजूद है, हम इनको करीब लेकर आ रहे हैं। जैसे ही हम इनको करीब लेकर आते हैं तो इन पर दो फोर्स आपस में एक्ट करती है। एक एक्ट करती है रिपल्सिव फोर्स, और दूसरी इसके ऊपर एक्ट करेगी अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों फोर्स एट अ सेम टाइम एक्ट करती हैं। यानी कि सिमिल्टेनियसली एट अ सेम टाइम ये दोनों फोर्स एक्ट करेंगी। अब मैं इन दोनों को करीब लेकर आ रहा हूं। अब ये देखें, जैसे मैं इन दोनों करीब लेकर आता हूं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। सिमिलर चार्जेस आपस में रिपल्शन को शो करते हैं, जैसे नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो जब हम एक मॉलिक्यूल, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो या हेटेरो हो, यहां एग्जांपल होमोटॉमिक के दे रहे हैं, जब हाइड्रोजन को क्लोज करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी और ये रिपल्सिव फोर्स है। इसी तरीके से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से है। न्यूट्रॉन तो वैसे न्यूट्रल होता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, जब ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, एक जैसे चार्ज होने की वजह से रिपल्शन को शो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल रिपल्सिव फोर्स कितनी हो गई हमारे पास, 2 रिपल्सिव फोर्स हो गई। लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ है कि हमारे पास यहां पर न्यूक्लियर चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्शन को शो करती हैं। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला एक हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट न्यूक्लियर चार्ज को भी अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्शन को शो करेगा, और ये हमारे पास 2 हो गई। इसी तरीके से सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्शन को शो करेगा, ये हमारे पास 3 हो गई। और ये वाला क्या करेगा, इस वाले को अपोजिट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये 4 हो गई हमारे पास। तो टोटल हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी होगी, 4 हो गई, जो एट अ सेम टाइम एक्ट कर रही हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या हुआ कि जब मैं इनको लेकर करीब लेकर आता हूं, तो जैसे ही इनमें 2 फोर्स एट अ सेम टाइम एक्ट करती हैं, एटम्स को क्लोज टुगेदर करता हूं तो 2 फोर्स एट अ सेम एक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। तो आप देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स को शो कर रहे हैं। ये वाला न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को, और ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट न्यूक्लियर चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट हो जाए, तो इस केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट हो रही है, ओवरकम यानी गालिब आ गई है। तो ये करीब आएंगे, जैसे ही ये करीब आते हैं तो एक खास डिस्टेंस पर ये आएंगे। सपोज ये करीब आ रहे हैं हमारे पास, तो ये करीब जैसे ही आएंगे यहां पर, ये इनमें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी कि दूसरे मायनों में जब ये करीब आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना, जब कम होगा तो दूसरे मायने में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, यानी कि सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और खास पोजीशन पर आकर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए बजाय इसके कि मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है हमारे पास और ये वाला हाइड्रोजन है, और अब ये दूर चले जाते हैं, अब ये देखें डिस्टेंस पहले की निस्बत क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो जब ये दूर जाती हैं तो उस दौरान क्या होती है, ये जो इसका मतलब ये है कि रिपल्शन ज्यादा हो रही है, जब भी वो दूर जा रहे हैं, वरना वो अट्रैक्ट ना करते एक दूसरे से। तो इसका मतलब है अगर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डोमिनेट हो जाती है, ओवरकम हो जाती है, गालिब आ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और पार्टिकुलर मखसूस डिस्टेंस पर आकर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। हम स्टूडेंट्स इसको एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लॉट अ ग्राफ डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान लेते हैं। डिस्टेंस को आपने लेना है एक्स एक्सिस पर, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने लेना है वाई एक्सिस पर। अब ये डिस्टेंस कौन सा है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। आप ये देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियाई का दूसरे न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है, ये देखें, ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, जिसको आप बी भी कह सकते हैं या आर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर, इसको हम कहते हैं इंटर, दो न्यूक्लियाई के दरमियान
जब एटम को करीब लेकर आएंगे उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको मैंने सिंपली डिस्टेंस कहा है, दूसरे मायने में वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये स्लोप है जो हमारे पास इंक्लाइंड हो रही है एक मखसूस एंगल पर, हमारे पास क्या हो रही है, ये देखें एक मखसूस एंगल इसका बन रहा है, मैक्सिमम एंगल जो हमारे पास इसका डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर, और ये इसका एक पॉइंट बन रहा है और इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर हम एटम को देख लेते हैं। इस जगह पर आप ये देख लें कि ये हाइड्रोजन वाला जो है हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन है, इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत यहाँ पर ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो डिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा बन रही है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है हुआ कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डोमिनेट है और स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन, स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉट स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब यहां पर जाते हैं हम, हाइड्रोजन का डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हमारे पास एक जैसा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं है, जिसको हम कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस नहीं बन रहा है। यहां पर भी स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं है। मजीद जा रहे हैं नीचे तो आप ये देख लें कि यहाँ पर मजीद डिस्टेंस कम है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है, और ये हमारे पास अब ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इस पोजीशन पर जाकर ये वाला जो पॉइंट है और यहां पर जाकर एक मखसूस डिस्टेंस आता है, जहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस बनता है, जो हर एक मॉलिक्यूल के एटम का अपना अपना है, लेकिन हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन का, और यहाँ हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 75.4 पिकोमीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है इसलिए इसको बहुत ही स्मॉलर यूनिट में लेते हैं, और पिकोमीटर बहुत ही स्मॉलर यूनिट है हमारे पास, इसलिए हमने इसको इसमें डिस्कस किया है, इसमें लिया है पिकोमीटर के अंदर। तो ये एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, एक मखसूस डिस्टेंस पे, जहां पर बहुत कम डिस्टेंस हो जाता है, स्मॉल डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर क्या आ जाती है, डोमिनेट आ जाती है, और यहां पर एक स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्टेबल बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहां पर। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में हमें क्या पता लगा है, यहां पर स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर यहां से अगर हम देखेंगे स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि यहां पर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स पर डोमिनेट थी, डिस्टेंस ज्यादा था, सिस्टम की एनर्जी कम थी, स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे ही हम डिक्लाइन गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कम होना शुरू हुआ है, और एक मखसूस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस का नाम क्या है, बॉन्ड लेंथ, या हम इसको कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस। या स्टूडेंट्स हम इसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये इसमें से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस पर आकर, जो कि हाइड्रोजन का 75.4 पिकोमीटर आता है, इस कंप्रोमाइज डिस्टेंस कोई भी इसका नाम दे सकते हैं आप इनमें से, इस डिस्टेंस पर आकर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक बात और, जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी मखसूस डिस्टेंस पर आकर, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो याद रखना क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो इस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो उसने देखें ग्राफ में दिखाया हुआ है कि इस पॉइंट पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, जिसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और जो कि हमारे पास 75.4 पिकोमीटर आ रहा है हाइड्रोजन में, और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 436 किलो जूल पर मोल, एनर्जी का यूनिट है किलो जूल पर मोल में एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रेडिएट है। याद रखना बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है,
अगर ये जब ये बॉन्ड बन जाता है कंप्रोमाइज डिस्टेंस पर, अगर हमें इसको दोबारा ब्रेक करना हो, डिसोसिएट करना हो, डिकम्पोज करना हो, तोड़ना हो इसको, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, रेडिएट हुई है, उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होती है। फर्क ये है, ये नेगेटिव की जगह पर क्या आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी एनर्जी ये लेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर दोबारा देखें, ये देखें आर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये इसका कंप्रोमाइज डिस्टेंस है आर, जिस जो 75.4 पिकोमीटर है, जिस डिस्टेंस पर इसकी फॉर्मेशन हुई है। दोबारा अगर हम यहां पर देखें, तो दोबारा अगर हम ये देखें वर्टिकली लाइन की तरफ जाएं, यहां पर ये जो शो कर रहा है, तो यहां पर दोबारा से फिर क्या होना शुरू हो गया है, ये हाइड्रोजन जो है एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी से दोबारा फिर ये अनस्टेबिलिटी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। वहां पर दोबारा रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस पर क्या हो रही है, डोमिनेट हो रही है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और हमारे पास यहां पर पीक पर आकर है बिल्कुल ही हमारे पास अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा, और रिपल्सिव फोर्सेस किस पर डोमिनेट हो जाएगी, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स जो है हमारे पास वो डोमिनेट हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स पर, और फिर हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम, मसावी डिस्टेंस हमारे पास नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात से हमें क्या पता लगा है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि दूसरे मायनों में बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब कि किस कंडीशन में बॉन्ड बन सकता है और किस कंडीशन में बॉन्ड नहीं बन सकता। विच कंडीशन कैन फॉर्म द बॉन्ड एंड विच कंडीशन कैन नॉट फॉर्म द बॉन्ड, ये किस कंडीशन में बॉन्ड बन सकता है और किस कंडीशन में बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसका एनर्जी से रिलेशन आपने कैसे शो करना है कि एक्सप्लेन एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के एटम्स क्लोज टुगेदर होते हैं तो टू फोर्स एट अ सेम टाइम एक्ट करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाए, ओवरकम हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, करीब आएंगे, वो कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस उनमें बनेगा, और इक्विलिब्रियम या कंप्रोमाइज डिस्टेंस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इस पर जाकर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डोमिनेट हो जाए, ओवरकम हो जाए, गालिब आ जाए, फिर वो दूर होते जाएंगे और एक मखसूस डिस्टेंस पर आकर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम मसावी डिस्टेंस उनमें नहीं बनेगा। तो अगर वो ये कहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन एनर्जेटिक बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो यही कंसेप्ट लिखकर आप इसको इस ग्राफ से इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि एक यहां पर एक कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम, ये वाला जो डिस्टेंस इनमें बन रहा है 75.4 पिकोमीटर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूं, हर एक मॉलिक्यूल के एटम का अपना अपना होता है, क्योंकि यहां एग्जांपल मैंने होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की दी है, इसलिए मैंने इसका डिस्कस किया है। तो यहां पर हमारे पास ये है कि अगर ऐसा हो जाए, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी करीब आ जाए, तो फिर क्या होगा, इस केस में क्या हो सकता है। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी करीब आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर ये इस तरीके से हो जाते हैं, और ये आप ये देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी करीब आ रहे हैं, तो अब यहां पर क्या होगा, इनमें दोबारा से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोबारा रिपल्शन को शो करेंगे। दूसरे मायनों में रिपल्सिव फोर्स फिर दोबारा किसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स पर, और फिर से ये क्या चले जाते हैं, हमारे पास दूर चले जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, फिर दोबारा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं होगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ये दोबारा लिसन कर लें, अगर ये पोटेंशियल, अगर ये ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम या कंप्रोमाइज डिस्टेंस जो बन रहा है, अगर ये इससे भी क्लोज हो जाए, तो इनके न्यूक्लियाई में रिपल्शन होगी, सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से ये वो फिर दोबारा उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंप्रोमाइज डिस्टेंस नहीं होगा, फिर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डोमिनेट हो जाएगी और बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।